नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज बात करेंगे मिडिल ईस्ट में संग्राम के साथ साथ नए दाव पेचों को लेकर। और आज का बड़ा सवाल यही, आखिर क्यों झुके डोनाल्ड ट्रंप। हॉर्मुज स्ट्रेट में ताकत दिखाने निकला अमेरिका, कूटनीतिक मोर्चे पर पीछे हट गया। 12 अप्रैल डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर ऐलान किया कि हॉर्मुज स्ट्रेट में हर जहाज की नाकेबंदी होगी। इसके बाद यूएस सेंट्रल कमांड ने भी 13 अप्रैल से ऑपरेशन शुरू करने की बात कही। ईरान ने इस धमकी को हल्के में लिया। ईरानी मीडिया ने तंज कसा कि जिस रास्ते का पहले ही सीमित जो है कर दिया गया है, जिसे लिमिट कर दिया गया है, उसे अमेरिका और क्या बंद करेगा। फिर आया सबसे बड़ा मोड़, चीन और अमेरिका के जहाज हॉर्मुज के आसपास आमने सामने आ गए। इसके बाद हॉर्मुज ब्लॉकेड पर अब चीन भी भड़क उठा। चीन ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नाकेबंदी लगाने के ट्रंप के फैसले को अमेरिका को चेताते हुए यहां वार्न किया। अमेरिका को आगाह किया गया कि वो ईरान के साथ चीन के संबंधों में दखल न दे। तनाव बढ़ा लेकिन टकराव नहीं। यहीं से कहानी बदलती है, नई लिखी जाती है। और जानकार मान रहे हैं कि बीजिंग ने पर्दे के पीछे तेहरान और वॉशिंगटन के बीच बैक चैनल वार्ता को एक्टिव किया, जिससे ट्रंप को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। डोनाल्ड ट्रंप का यह कदम ये साबित करता है कि आज का जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप 20 साल पहले जैसा नहीं रहा है। अब तस्वीर बदल चुकी है। ईरान के खिलाफ केवल अमेरिका की ताकत काफी नहीं है। जब तक कि चीन जैसे खिलाड़ी समीकरण के केंद्र में हो, सवाल है कि क्या चीन की एंट्री ने ही पूरा गेम प्लान जो है अमेरिका का बदल दिया, और क्या ये सीजफायर शांति है या किसी बड़े टकराव से पहले का सन्नाटा। तो आज सवाल 10 बजे में आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं और सवाल रखने वाले कि क्या अमेरिका का मिडिल ईस्ट में प्रभाव कम हो रहा है, या फिर ये कि ट्रंप का आर्ट ऑफ द डील का एक हिस्सा है और इसको लेकर के ये एक स्टंट है जिस पर डोनाल्ड ट्रंप काम कर रहे हैं, कितना कारगर होगा, इसी को लेकर चर्चा करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट है ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय सर, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ कनेक्ट है। डॉक्टर मोनिका सूद, विदेश मामलों की जानकार, हमारे साथ कनेक्ट है। पहला सवाल आशीष सहाय सर आप ही से रहेगा मेरा। हॉर्मुज पर कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप थोड़े से पीछे हटते हुए नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप उस नाकेबंदी में भी सफल नहीं हुए क्योंकि वहां पर चीन सामने आ गया। अब ये 2 पॉइंटर्स क्या ये कहने के लिए काफी है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप का प्रभाव कम पड़ रहा है? ये ऋतु कह सकते हैं ऐसा, क्योंकि जिस जोशो खरोश के साथ जिस तरह की वार्निंग्स ट्रंप ने इशू की थी, पेंटागन की लीडरशिप ने काफी हद तक उसको ब्लंट किया है, क्योंकि उससे होने वाले जो रिपरकशंस होते उसकी जानकारी पेंटागन को ट्रंप से कहीं ज्यादा है। तो ट्रंप का अगर सोल विल चलता तो ये हॉर्मुज अभी तक दूसरा एक्शन देख रहा होता, खार्ज पे दूसरे एक्शन हो रहे होते। बट अपरेंटली पेंटागन हैज प्रिवेल्ड, क्योंकि वो सेंसिबल हैं, उनको पता है कि इसका डिवास्टेशन कैसा होगा। नंबर 1। नंबर 2 ऋतु, एक मेजर इशू ये है कि नाउ ट्रंप इज रनिंग आउट ऑफ टाइम। 13 दिन बचे हैं, 14वां दिन आज है। 13 दिन के बाद ट्रंप को एसेंशियली अपनी फोर्सेस को वापस बुलाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इस युद्ध के लिए कांग्रेस की क्लियरेंस नहीं ली है। विदाउट द कांग्रेशनल अप्रूवल प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका 60 डेज से ज्यादा युद्ध नहीं कर सकते। और उसके बाद 30 दिन मिलते हैं उनको फोर्सेस के विड्रॉल के लिए, कि आप नेशन को बताएं कि फोर्सेस वापस आ गई हैं और कितनी क्षति हुई है। तो ये विद ईच पासिंग डे ही इज रनिंग आउट ऑफ टाइम, इसीलिए ये डेस्परेट इधर उधर बातें कर रहे हैं। और हॉर्मुज पे उनको डर है कि अगर वो ज्यादा घुसेंगे तो उनको भी काफी कोलैटरल डैमेज होगा, इसीलिए वो मेजर्ड तरीके से चल रहे हैं। मोनिका सूद जी हमारे साथ कनेक्ट है। मोनिका जी आपका भी स्वागत है और सवाल मेरा आपसे पहला यही, अभी एक दबदबा दिखाने का प्रयास डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका कर रहे थे मिडिल ईस्ट में, खाड़ी में। इससे पहले हमने तमाम तस्वीरें देखी, चाहे सीरिया को आप याद कीजिए, इराक को आप याद कीजिए। अभी करंट सिनारियो में अगर अभी की बात करें तो वेनेजुएला, अपार्ट फ्रॉम मिडिल ईस्ट हम देखें, वेनेजुएला, ग्रीनलैंड, क्यूबा, न जाने कितने एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ये कोशिश कर रहे थे कि वो प्रभाव थोड़ा सा
दिखाई दे, लेकिन अब हॉर्मुज पर सांसें अटक गई है और हॉर्मुज एक ऐसी टेढ़ी खीर साबित हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो उसे साध पाना वेरी डिफिकल्ट फॉर डोनाल्ड ट्रंप। अनम्यूट कीजिएगा मोनिका जी। काफी कोशिशों के बाद जो कि यूरेनियम एनरिचमेंट के ऊपर ये विवाद शुरू हुआ जो कि वॉर में तब्दील हो गया, तो इतना सब कुछ होने के बाद भी अब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनको सामने साफ दिखाई दे रहा है कि उनका जोर यहाँ पर कम हो रहा है। तो वो स्ट्रांग नहीं इतने रहे जितने वो होने चाहिए थे। उन्होंने सब कुछ ट्राई किया है, क्योंकि ईरान देखिए एक सिविलाइजेशनल देश है जिसको पता है और जिसकी जो बहुत ज़्यादा जहाँ की एजुकेशन परसेंटेज भी 94% के करीब है। ठीक है, कहीं ना कहीं यूएस से बहुत ज़्यादा है। तो इसके चलते हुए अब ईरान यूएस इजराइल वॉर में जो सिर्फ मिसाइल्स हैं ये नहीं चली हैं, बल्कि पूरा ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स चला है और एक साइलेंट और पीछे से एक साइलेंट गेम भी चल रहा था, जहां चाइना शैडो प्लेयर है और भारत जो है वो एक एमर्जिंग स्टेबलाइजर कहूंगी मैं, जो कि इसमें बना। जहां चाइना अपने इंटरेस्ट सिक्योर कर रहा है, वहीं हमारे भारत में मोदी जी जो हैं वो लीडरशिप में एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर के रूप में उभर रहे हैं। पर अगर हम बात करते हैं वापस आके कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो है उसके ऊपर सारी बात टिक गई है। सबको पता है कि 20% जितनी भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के थ्रू ही पूरी दुनिया को जाते हैं, और अगर यहाँ पे गड़बड़ होती है तो पूरे के पूरे दुनिया के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जबकि इसमें यह भी कहा जा सकता है कि इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। 4% इन्फ्लेशन बढ़ने का अंदाजा है जो आईएमएफ ने भी इस चीज को के बारे में बताया है। तो इस चीज को नजर रखते हुए अब जैसे कि भाई साहब ने भी बताया कि 60 दिन से ऊपर अमेरिका जो है वो वॉर नहीं कर सकता है, तो ये इनको अपनी फोर्सेस को वापस बुलाना ही पड़ेगा। तो इसलिए अब वाय इस्लामाबाद में क्यों कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि ये अब पाकिस्तान को थोड़ा सा उभारना चाहते हैं ऊपर। अच्छा। पाकिस्तान को ऊपर उभार रहे हैं, क्योंकि देखिए पाकिस्तान इस टाइम एक बैंक करप्ट कंट्री में। पर ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट भी है कि इस्लामाबाद ही क्यों चूज किया गया। क्या ये वहाँ के मुद्दों को, जैसे कि वहाँ पर वहाँ की हुकूमत आवाम को छल रही है, महंगाई को दिखा नहीं पा रही है, चीज़ों को दिखा नहीं पा रही है, तो इन दी ग्लोबल पॉलिटिक्स एटलीस्ट पाकिस्तान को थोड़ा पॉजिटिवली दिखा दिया जाए, जिससे कि उन्हें थोड़ा इसका एज मिल जाए, फ़ायदा मिल जाए। आशीष साइदर, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? और ये जो डिप्लोमेसी चल रही है, चीन ने मेक श्योर किया है कि चाहे अमेरिका हो या कोई भी दादा हो दुनिया का, वो डिक्टेट ना करने पाए। अभी हम देख रहे हैं कि हॉर्मुज पर जैसे आमने सामने चीन के और अमेरिका के जहाज आए, अपने आप रास्ता बन गया और बदल भी गया। बिटू, पाकिस्तान के लिए मैं समझता नहीं कि वो ऐसा स्टेट है कि इंडिया जैसा बड़ा नेशन उनके बारे में चर्चा भी करे। सरप्राइजिंगली कुछ लोगों को ऑब्सेशन। पाकिस्तान का यूज अमेरिका सिर्फ 2 कारणों से करता है। एक, आज की तारीख में कोई भी ग्लोबल लीडर ट्रंप के साथ ईरान मुद्दे पे खड़ा नहीं है। ट्रंप ने एक एक करके अपने सारे बायलैटरल और मल्टीलैटरल अलायंसेस को अपसेट किया है, डेमोनाइज किया है, डिसग्रेस किया है। नो लीडर इन द ग्लोब इज स्टैंडिंग विद ट्रंप। तो उनको एक बचा, एक ऐसा मुल्क जिसकी आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस है, जिनकी इकोनॉमिक बहुत क्राइसिस है। तो इस वजह से ट्रंप को पाकिस्तान के पास जाना पड़ा, उनकी जो भी प्रपोजल थे उसको ईरान के लिए एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा, ये ट्रंप का मामला नहीं है, ये अमेरिका का मामला है, जो दूसरा मैं बताने जा रहा हूं। अमेरिका को पिछले 10 वर्षों से 15 वर्षों से ये लग रहा है कि इंडिया इज इमर्जिंग एज अ चैलेंज। अच्छा, अमेरिका की जो यूनिपोलर वर्ल्ड बनाने की एक चाहत थी यूएसएसआर के ब्रेक के बाद, वॉरसॉ के ब्रेक के बाद, चाइना से भी वो आगे निकल गए थे, लेकिन उनको आगे आने वाले 10-20 वर्षों में दे आर ट्रीटिंग इंडिया एज अ मेजर ग्लोबल चैलेंज। तो उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, समस्या खड़ी हो जाए और अमेरिका को जैसे मुंह तोड़ जवाब भारत ने दिया था, आगे बड़ा खतरा अमेरिका के लिए हो सकता है भारत। तो वो उस डिप्लोमेसी चैनल के थ्रू इस बात को मेक श्योर कर रहे हैं कि डिप्लोमेसी टर्म्स में भी भारत का कहा जाए जब दबदबा जो है वो कम ही रहे, लिमिट रहे। एक बड़ी खबर, उसके बाद वापस आए सर आपके पास आ रही हूँ। इस बीच बड़ी खबर यह कि ईरान के लिए बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया गया है। ईरान को $12 मिलियन की मदद देगा संयुक्त
राष्ट्र प्रभावित नागरिकों तक मदद पहुंचाने का वह मकसद है और यूएन ने ईरान लेबनान में नागरिकों की मौत पर भी दुख जताया है। अब इसको लेकर के जरा अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, उसके बाद मोनिका जी आपके पास भी आ रही हूँ। आशीष साइजर, अब ईरान लेबनान में नागरिकों की मौत पर दुख जाहिर करना यूएन द्वारा या प्रभावित नागरिकों तक मदद पहुंचाना, अब संयुक्त राष्ट्र साथ आ रहा है। अब जब सब सारा कुछ हो गया, सारी चीजें बिगड़ गई, नाउ एट दिस पॉइंट इसकी नीड भी नहीं थी और तब आया है यूएन। हाँ, तो 30 सेकंड्स परमिट करना मैं अपने Please, प्रीवियस please. पॉइंट। तो अमेरिका जब इंडिया को ग्लोबल थ्रेट बीट करता है तो उसके पास एक ऑप्शन बचता है कि पाकिस्तान को प्रमोट करो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि पाकिस्तान के पास न्यूक्स हो गए हैं, वो रोग स्टेट है। डीएनआई, अमेरिका की डीएनआई डायरेक्टेड नेशनल इंटेलिजेंस कहते हैं कि पाकिस्तान हम पे हमला कर सकता है, मतलब अमेरिका पे परमाणु हथियार चला सकता है। इसके बावजूद अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का एक इंटीग्रल पार्ट हो गया है, इधर थोड़ा बढ़ गया है, ये पाकिस्तान को प्रमोट करो इंडिया को काउंटर बैलेंस करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।